सिंगल कॉलम कैश बुक जब सिर्फ कैश के कॉलम के साथ बनाई जाती है तो उसका हमने पूरा ट्रांजेक्शन्स देख लिया कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करना है। अब हम देख रहे हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक अगर सिर्फ बैंक कॉलम के साथ में बनाई जाए तो क्या डिफरेंस आएगा उसमें। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि इसमें भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हमको रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि ये कैश बुक है अल्टीमेटली। लेकिन अब यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होगा वो केवल बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। अगर कैश का कोई ट्रांजेक्शन बीच में आता है तो आप फिर वहां पर उसको छोड़कर ये बोलेंगे कि इसको जर्नल प्रॉपर में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने जो कैश बुक मेंटेन की है वो सिर्फ बैंक कॉलम वाली ही कैश बुक है। उसके बाद चेक से जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चेक मिला या चेक पे किया है, चाहे किसी डेटर से मिला हो, सेल्स आपने सामान बेचा चेक मिला है, सामान बेचा डायरेक्टली पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया पूरा, तो ये सारे ट्रांजेक्शन आपको बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। लेकिन जब आपको चेक रिसीव होगा तो आपको जर्नल के वो सारे रूल्स फॉलो करना है जो आपने वहां पर बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पढ़े थे। मतलब क्या, जब आप किसी को चेक देते हो तो आप ये नहीं देखते कि वो चेक अभी क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। आज आपने उसको चेक दे दिया, आप कैश बुक के पेमेंट साइड उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन वही जब आपको चेक रिसीव होता है तो आपको ये देखना पड़ता है कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ है बैंक में या नहीं हुआ है। अगर वो सेम डे डिपॉजिट हुआ है तो आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करें बैंक के कॉलम में और उसको आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में प्लस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है सेम डे तो फिर वही पूरी प्रोसीजर जो आप जर्नल में पढ़ते हैं वो यहाँ भी पढ़ना पड़ेगी। मतलब क्या, आपको अगर 15 मार्च को दिया हुआ है कि हमको एक चेक रिसीव हुआ है मोहन से, हमारा काम यह है कि 15 तारीख के बाद के सारे ट्रांजेक्शन पहले हम चेक करें और उसके थ्रू पहले ये पता लगाएं कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उस ट्रांजेक्शन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि वो सेम डे डिपॉजिट हो गया है या फिर आपने आगे सारे ट्रांजेक्शन देखे उसमें कहीं उस चेक के बारे में कुछ नहीं है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो चेक 15 को ही डिपॉजिट हो गया। उस केस में आप कैश बुक में डेबिट साइड लिख देंगे उस डेटर का नाम, मान लीजिए मोहन से चेक मिला है तो टू मोहन्स अकाउंट और अमाउंट आप बैंक के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है। लेकिन अगर वो चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है 15 तारीख को, मान लीजिए आपने आगे के ट्रांजेक्शन देखे और आपको 20 तारीख को एक ट्रांजेक्शन दिख रहा है दैट चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो हमको चेक मिला था मोहन से 15 तारीख को वो हमने 20 को बैंक में भेज दिया डिपॉजिट करने के लिए। तो क्या हम 15 तारीख की एंट्री कैश बुक में करेंगे? नहीं करेंगे। फिर कहाँ जाएगी वो एंट्री? जर्नल प्रॉपर में जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये चेक आपने 20 तारीख को बैंक में भेज दिया तो आप कैश बुक में लिख दोगे टू चेक इन हैंड, ये गलती से ना लिख दें टू मोहन्स अकाउंट। मोहन्स अकाउंट ऑलरेडी हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है, आप गलती से भी कैश बुक में उसका नाम ना लिखें, वहां पर चेक इन हैंड लिखें। नाम कब लिखना है? जब सेम डे डिपॉजिट हुआ हो। ठीक है। बैंक चार्जेस अगर आपको लगे हैं तो आप लिख देंगे बाय बैंक चार्जेस। आपको इंटरेस्ट मिला है तो आप लिख देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। आप बैलेंसिंग में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे कि बैंक का पॉजिटिव बैलेंस आपको टू बैलेंस बीडी करके लिखना है। और अगर नेगेटिव बैलेंस दिया है, नेगेटिव बैलेंस दो तरीके की हिंट होती है एग्जाम में। कैसी? एक तो क्रेडिट बैलेंस शब्द यूज कर देते हैं वो, और एक तरीका उनका ये है कि वो आपको ओवरड्राफ्ट शब्द दे देते हैं। तो अगर क्रेडिट शब्द लिखा है, क्रेडिट बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट, तो आपको क्या करना है, उसको बाय बैलेंस बीडी करके लिखना है। अदरवाइज सिर्फ बैंक बैलेंस दिया है या डेबिट बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस तो आपको उसको डेबिट साइड टू बैलेंस लिखना है। फिर जब आपकी ये बैंक कॉलम वाली सिंगल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो जाएगी तो आप लास्ट में बैंक के दोनों साइड का टोटल करेंगे, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बैंक का डेबिट का टोटल भी ज्यादा हो सकता है और क्रेडिट का भी ज्यादा हो सकता है। डेबिट का ज्यादा होने का मतलब कि बचा हुआ बैलेंस पॉजिटिव है, डेबिट में ज्यादा है टोटल, क्रेडिट में कम है, तो बाय बैलेंस सीडी आपको क्रेडिट में लिखना है। लेकिन अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो टू बैलेंस सीडी करके आपको उस बैलेंस को लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक विथ बैंक कॉलम ओनली, चांस बहुत कम है, बहुत सी बुक्स में तो दिया भी नहीं है, कुछ कुछ बुक्स में ही दिया हुआ है ये टॉपिक, है ना। तो आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। हम डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे, उसमें बैंक के सारे ट्रांजेक्शन हम एक साथ देखेंगे कि उनको कैसे रिकॉर्ड करना है, तो ये वाला टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं अलग से इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं ले रहा हूँ,
है ना। वो सारे ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड हम डबल कॉलम कैश बुक में ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कौन सी, सिंगल कॉलम कैश बुक विथ बैंक कॉलम ओनली।